कानपुर शहर का रहने वाला एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी तो करता ही है, साथ ही साथ अपने इकलौते बेटे की लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उसे अच्छी शिक्षा भी देता है। वो लड़का भी जब पढ़ लिख करके जवानी के दहलीज पे कदम रखता है और जब ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के जब 5 सालों का समय गुजरता है, इन 5 सालों में उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। पर जैसे ही 5 सालों का समय गुजरता है, समय के पहिया में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसका पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। हालांकि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नौबस्ता। नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है किदवई नगर और इसी किदवई नगर इलाके का रहने वाला है प्रतीक शर्मा। प्रतीक जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो अपना मेडिकल स्टोर चलाता है। प्रतीक की पत्नी का नाम है नेहा शर्मा। नेहा जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। दरअसल प्रतीक के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र 5 साल है और बेटे का उम्र 2 साल। दरअसल प्रतीक जो इतना पैसा तो कमाता है जिसकी वजह से उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। बात कर रहा हूँ मैं 7 मार्च 2024 की रात्रि के वक्त, जब हर रोज़ की तरह प्रतीक अपना मेडिकल स्टोर बंद करके अपने घर पे पहुँचता है। खाना खाने के बाद जब अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए जाता है तो नेहा अपने पति से कहती है कि दरअसल 2-4 दिन के लिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। अपने मायके जाने के लिए जब कहती है, प्रतीक भी उसकी बात मान लेता है और फिर नेहा अपने पति से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कल आप खुद हमें ले करके मेरे मायके में पहुँचा दें। अगले दिन 8 मार्च 2024 को खुद प्रतीक ही अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को ले करके अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। नेहा जो मूल रूप से फैज़ाबाद के रहने वाली है, करीब दोपहर के वक्त प्रतीक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर ससुराल में जाता है। वहाँ पे उसकी बेहतर तरीके से खातिरदारी होती है। लगभग 3 दिनों तक अपने ससुराल में ठहरता है और फिर 12 मार्च 2024 को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर के लिए निकलता है। लेकिन जब वो बाराबंकी में पहुँचता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। इसीलिए प्रतीक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को दूसरे गाड़ी के माध्यम से अपने घर पे भेज देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं वापस घर चला आऊँगा। 12 मार्च 2024 को शाम के वक्त नेहा जब अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल में पहुंचती है और जब इधर घर पे प्रतीक के पिता पुनीत शर्मा अपने बेटे को नहीं देखते हैं तो अपने बेटे के बारे में बहू से पूछते हैं। इस पे नेहा भी सारी बात अपने ससुर को बता देती है। कहती है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, गाड़ी जब ठीक हो जाएगी खुद ही घर पे आ जाएंगे। उसके बाद से पुनीत भी अपनी बहू से कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन अगली सुबह तक भी प्रतीक जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है, अब पुनीत अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करते हैं। रिंग तो जारी है पर प्रतीक फ़ोन नहीं उठाता है। इसीलिए अब पुनीत एक पर एक कई तरह का सवाल अपने बहू से कर देते हैं। लेकिन अपनी बहू से भी पूछताछ कर ही रहे थे, तभी प्रतीक अपने पिता के नंबर पे मैसेज करता है, जिस पे लिखता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, फ़िलहाल मैं बाराबंकी में हूँ, गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई है और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है। जब काम ख़त्म हो जाएगा 3-4 दिन में घर वापस आ जाऊँगा। पुनीत जब उस मैसेज को पढ़ लेते हैं, आखिरकार पुनीत को भी तसल्ली हो जाती है और थोड़ी देर के बाद सेम वही मैसेज इधर प्रतीक की पत्नी नेहा के भी नंबर पे आता है। पर जैसे ही 3 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार इधर 16 मार्च 2024 को नेहा के दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। नेहा अपने ससुर से कहती है कि मैं दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ और 16 मार्च 2024 को नेहा अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। और जब घर से निकलती है उसके बाद से नेहा भी अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हो जाती है। देर शाम तक भी नेहा जब घर पे नहीं आती है, उसके बाद से नेहा के ससुर उसके नंबर पे जब फ़ोन करते हैं तो नेहा का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। साथ ही साथ पुनीत जब अपने बेटे के भी नंबर पे फ़ोन करते हैं तो प्रतीक का भी नंबर स्विच ऑफ बताता है, जिसे लेकर के पुनीत अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दरअसल प्रतीक को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उनका बेटा, बहू और दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए। उसके बाद से पुनीत अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके जितने भी जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करते हैं और अपने बेटे
और बहू के बारे में पूछताछ करते हैं, पर बावजूद इसके इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 5 दिन का और समय गुजर जाता है। 5 दिनों के बाद भी जब प्रतीक और उसकी पत्नी घर नहीं आते हैं, आखिरकार 21 मार्च 2024 को पुनीत इसी नौबस्ता थाने में जाते हैं और अपने बहू और बेटे के साथ साथ दोनों बच्चों की भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस इन सबकी गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इन्हें ढूंढने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है। चूँकि उस वक्त होली का फेस्टिवल होता है, पुलिस अपने काम में लग जाती है और फिर इन सबको ढूंढना बंद कर देती है, जिसकी वजह से 15 दिनों का और भी समय गुजर जाता है। इधर पुनीत जो बार बार थाने का चक्कर लगाते हैं, पुलिस से जब पूछताछ करते हैं, पुनीत को भी समझने में देर नहीं लगता है कि पुलिस उन सबको ढूंढने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसीलिए 15 दिनों के बाद आखिरकार पुनीत इलाके के डीएसपी रविंदर कुमार से जाकर मुलाकात करते हैं और फिर उनसे सारी बात बताते हैं। सारी कहानी सुनने के बाद से डीएसपी साहब जब थाने में फ़ोन करते हैं, पुलिस को सख्त हिदायत देते हैं कि इस केस को सीरियस तरीके से ली जाए। जब डीएसपी साहब की फटकार मिलती है, तब जाकर के थाने की पुलिस अब इन सबको ढूंढना शुरू करती है। दरअसल पुलिस अब नेहा और प्रतीक को ढूंढने के लिए सबसे पहले इनके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो प्रतीक के नंबर में तो कुछ नहीं मिलता है, और पुलिस जब नेहा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे नेहा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आयुष शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। आयुष शर्मा जो बगल के ही इंदिरापुरम इलाके का रहने वाला है। पुलिस जब आयुष के बारे में पुनीत से पूछताछ करती है तो पुनीत पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब, आयुष मेरे बेटे का दोस्त है और खुद ऑनलाइन दवाइयाँ बेचता है, मेरे घर पे भी आते जाते रहता था। पुनीत जब आयुष की पहचान कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस अब आयुष से पूछताछ करने के लिए इंदिरापुरम उसके घर पे जाती है, जहाँ पे पुलिस की मुलाकात आयुष के पिता विनोद शर्मा से होती है। पुलिस जब विनोद शर्मा से उसके बेटे आयुष के बारे में पूछताछ करती है तो विनोद शर्मा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा बेटा 20 दिन पहले ही घर से निकला था और अभी तक घर वापस नहीं आया है। इसलिए पुलिस अब आयुष के नंबर पर फ़ोन करती है। हालांकि पुलिस जब आयुष के नंबर पर फ़ोन करती है, आयुष फ़ोन उठा लेता है। पुलिस जब आयुष से प्रतीक के बारे में पूछताछ करती है तो आयुष पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, प्रतीक के साथ मेरी दोस्ती है। दरअसल 1 महीना हो गया मुझे प्रतीक से मिले हुए, क्योंकि प्रतीक काफ़ी परेशान है। दरअसल प्रतीक के ऊपर लाखों का कर्ज है और फिलहाल वो इंदौर शहर में छुप करके रह रहा है। आयुष ये सारी बातें पुलिस को बताता तो है, लेकिन न जाने क्यों पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए आयुष के साथ साथ प्रतीक की पत्नी के भी मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इन तीनों के मोबाइल का लोकेशन निकालती है। हालांकि पुलिस जब लोकेशन को चेक करती है तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इन तीनों का मोबाइल का लोकेशन एक साथ ही दिखाई देता है और फिलहाल इनके मोबाइल का लोकेशन राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर का दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस अब इन सबको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन करती है और आखिरकार 16 अप्रैल 2024 को पुलिस अपनी टीम के साथ राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर में चली जाती है और फिर उस लोकेशन पे जब पहुंचती है तो वहां पे पुलिस को आयुष, नेहा और उसके दोनों बच्चे मिल जाते हैं। दरअसल वहां भी प्रतीक मौजूद नहीं था। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, सबसे पहले इन दोनों से प्रतीक के बारे में पूछताछ करती है। इस पे दोनों पुलिस को कोई जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस आखिरकार अब इन दोनों के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, तब जाकर के प्रतीक की पत्नी नेहा मजबूर होकर पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल हम दोनों ने उसकी हत्या कर दिया है। लेकिन नेहा जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल नेहा जो मूल रूप से फैजाबाद के एक मोहल्ले की रहने वाली है। नेहा के पिता का नाम है अमृतलाल शर्मा और माँ का नाम है कनक शर्मा। दरअसल अमृतलाल के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। नेहा जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके कदम बहक जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई गलत काम कर पाती, अमृतलाल अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनकी ये तलाश कानपुर शहर के किदवई नगर में आकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किदवई नगर का रहने वाला प्रतीक मिल जाता है।
हालांकि प्रतीक जो पढ़ाई लिखाई अपनी कर तो चुका था, प्राइवेट कंपनी में एक नौकरी कर रहा था जहां पे वो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था। प्रतीक जब पसंद आ जाता है, आखिरकार 10 फरवरी 2017 को प्रतीक और नेहा की शादी भी हो जाती है। प्रतीक जब नेहा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है तो नेहा की खूबसूरती देख उसका एकदम से दीवाना हो जाता है। दरअसल नेहा भी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो अपने पति के साथ साथ सास ससुर का भी बेहतर तरीके से देखभाल करती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, लगभग 5 साल का समय गुजरता है और इन 5 सालों में नेहा 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें एक बेटी होती है और एक बेटा। पर नेहा के दोनों बच्चे जब इस दुनिया में आ जाते हैं, घर का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। इधर प्रतीक जो पैसे कमाता है, उन पैसों से खर्च चला पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रतीक एक दिन अपने पिता से कहता है कि दरअसल मैं मेडिकल शॉप खोलना चाहता हूं और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की जब डिमांड करता है, आखिरकार पुनीत शर्मा भी अपने बेटे को पैसे दे देते हैं और साल 2023 में प्रतीक अपने ही इलाके में एक मेडिकल शॉप खोल लेता है। दवाई की दुकान खोलने के बाद आसपास के कुछ डॉक्टरों से मुलाकात करता है और जब उसके पास डॉक्टर के लिखे हुए पर्चियाँ आनी शुरू हो जाती है, कुछ ही दिनों के बाद उसकी दुकान बेहतर तरीके से चल पड़ती है, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। इसी दुकान पे एक दिन प्रतीक की मुलाकात आयुष शर्मा से होती है। दरअसल आयुष शर्मा जो ऑनलाइन दवाइयाँ बेचता था, चूँकि दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे, इसीलिए दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। प्रतीक और आयुष के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ बैठ करके शराब भी पीने लगते हैं और जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, एक दिन प्रतीक अपने दोस्त आयुष को लेकर अपने घर पे आता है। इधर आयुष जब पहली बार प्रतीक के घर पे जाता है और जब उसकी पत्नी नेहा को देखता है तो नेहा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से प्रतीक के घर पे आना जाना लगातार शुरू हो जाता है। चूँकि प्रतीक के पिता भी खाली बैठे हुए थे, इसीलिए अपने बेटे का हाथ बटाने के लिए वो भी दुकान पे चले जाते हैं और घर पे अकेले सिर्फ नेहा ही रहती है। इसी बीच जब आयुष प्रतीक के घर पे जाता है, उसकी पत्नी नेहा से हंसी मजाक करने लगता है और हंसी मजाक में ही नेहा से कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद नेहा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि प्रतीक उसे चाहता क्या है। दरअसल आयुष जो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा था और देखने में प्रतीक से भी ज़्यादा हैंडसम था, इसीलिए जब नेहा से हंसी मजाक करने लगता है, नेहा भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार नेहा और आयुष के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी नेहा के परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है। नेहा और आयुष के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से आयुष अब नेहा से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है और फिर उसके घर के अंदर ही मुलाकात कर लेता है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, प्रतीक को तो कुछ नहीं मालूम चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पड़ोस के रहने वाले लोगों को मालूम चल जाता है और लोग जब तरह तरह की बात करने लगते हैं, आखिरकार एक दिन ये उड़ती हुई खबर प्रतीक के कानों तक पहुंच जाती है। प्रतीक जब रात्रि के वक्त अपने घर पे पहुंचता है और जब आयुष को लेकर अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो आयुष का नाम सुन करके नेहा भी एकदम से भड़क जाती है और साथ ही साथ अपने पति को ही फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम ही उसे घर पे लेकर के आए थे। लगता है कि पड़ोसियों ने तुम्हारा कान भर दिया है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी हूँ तो आयुष तुम्हारा दोस्त है, उसे मना कर देना कि हमारे घर पे कभी ना आए। नेहा जब इतने बेबाकी तरीके से जवाब देती है तो प्रतीक को भी लगता है कि शायद पड़ोसियों को कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसीलिए प्रतीक अपनी पत्नी से कोई दूसरा सवाल नहीं करता है और साथ ही साथ शक करना भी बंद कर देता है। प्रतीक भले ही अपनी पत्नी के ऊपर शक करना बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद से नेहा भी अब एकदम से सतर्क रहने लगती है। दरअसल उसके बाद से अब नेहा आयुष को अपने घर पे नहीं बुलाती है, बल्कि जब भी उसे आयुष से मिलने का मन करता है, घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं। घंटा 2 घंटा बिताने के बाद वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन एक दिन नेहा जब आयुष के साथ बाइक पे बैठ करके मार्केट में घूम रही थी, तभी एक प्रतीक का दोस्त देख लेता है और इस बात की जानकारी प्रतीक को दे देता है। तब जाकर के प्रतीक को लगता है कि शायद पड़ोस वाले सच बोल रहे थे। उस दिन शाम के वक्त प्रतीक जब घर पे आता है तो काफ़ी नशे की हालत में आता है और जब आयुष को लेकर के नेहा से पूछताछ करता है, जब नेहा उसे गुस्से में जवाब देती है तो प्रतीक अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और उसके बाद से ये रोज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल उसके बाद से प्रतीक जब भी घर पे आता है, हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है,
और बार बार जब अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, इस वजह से अब नेहा भी अपने पति से नफरत कर बैठती है। हालांकि प्रतीक जब भी अपनी पत्नी की पिटाई करता है, नेहा यह सारी बातें आयुष को बताती है। आयुष को भी जब मालूम चलता है कि प्रतीक अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है, ये जान करके आयुष को भी काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन चाह करके भी वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, आयुष को भी प्रतीक से नफरत हो जाती है। एक दिन होटल में जब नेहा और आयुष एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और जब उन दोनों की हसरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद से नेहा आयुष से एक सवाल करती है। दरअसल नेहा आयुष से सवाल करती है कि क्या तुम मुझे सचमुच में प्यार करते हो या फिर सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस पर आयुष नेहा को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इस पर नेहा उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पति को रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक प्रतीक इस दुनिया में जिंदा रहेगा हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। नेहा जब इस तरह की बातें कहती है, इस पर आयुष उसे तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है कि अगर प्रतीक हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस पर नेहा भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, मैं दिल खोल करके तुम्हारा साथ दूंगी। दरअसल उसी होटल के बंद कमरे में नेहा और आयुष प्रतीक को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तय कर लेते हैं। और इसी प्लान के तहत एक दिन नेहा अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं मायके जाना चाहती हूँ। मायके जाने के लिए जब कहती है, प्रतीक उसकी बात मान लेता है और 6 मार्च 2024 को प्रतीक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल में जाता है और वहीं पे छोड़ करके 7 मार्च को वापस अपने घर पे आ जाता है। इधर जब घर पे आता है तो आने से पहले अपनी पत्नी से कह देता है, मैं 8 मार्च को दोबारा आऊँगा और तू मेरे साथ चली आना। इधर प्रतीक जब अपने घर पे पहुँच जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद नेहा आयुष के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि यही हमारे पास एक बेहतर मौका है। दरअसल 8 मार्च को मेरा पति मेरे घर पे आने वाला है, अगर वो यहाँ पर आए तो तुम भी साथ में आ जाना और फिर रास्ते में उसका काम तमाम कर देंगे। अपने पूरे प्लान के बारे में जब बताती है, उसके बाद से इसी प्लान के तहत 8 मार्च को सुबह सुबह ही आयुष जा करके प्रतीक से मुलाकात करता है और कहता है कि आज मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। काम ना होने की वजह जब कहता है तो प्रतीक भी उसे सलाह देते हुए कहता है कि आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, अगर चाहो तो तुम ही मेरे साथ चल सकते हो। अपने साथ ले जाने के लिए जब कहता है, आयुष उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार 8 मार्च 2024 को प्रतीक आयुष को लेकर के अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन लखनऊ शहर में जब पहुंचते हैं, आयुष अपने दोस्त प्रतीक से कहता है कि क्यों ना आज रात को लखनऊ के किसी होटल में ठहरते हैं, जमकर शराब पीते हैं और फिर कल तुम्हारे ससुराल चलेंगे। 9 मार्च को रात्रि के वक्त लखनऊ के एक होटल में ठहरने के लिए जब कहता है, प्रतीक उसकी बात मान लेता है और फिर लखनऊ के ही हजरतगंज इलाके के एक होटल में कमरा बुक करते हैं और उसी कमरे में पूरी रात जम करके शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद प्रतीक जब गहरी नींद में सो जाता है, इधर आयुष को पहले से किसी ने बता रखा था कि अगर कई तरह की शराब एक बोतल में मिलाकर और 10 से 11 अगर उसमें नींद की गोलियां मिला दी जाती है तो वो शराब जहरीली हो जाती है, जिसे पीने के बाद इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए आयुष कई तरह की शराब मंगवाता है और उन सारे शराब को एक में मिलाकर उसमें 1 दर्जन नींद की गोलियां मिला देता है और फिर उस बोतल को अपने पास संभाल कर रख लेता है। अगले दिन 9 मार्च 2024 को सुबह सुबह प्रतीक आयुष को लेकर के अपने ससुराल में जाता है और फिर शाम को ही अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर से अपनी पत्नी और दोस्त और दोनों बच्चों को लेकर जब अपने घर के लिए रवाना होता है और फिर से वापस जब लखनऊ शहर में पहुंचता है तो नेहा अपने षड्यंत्र के तहत अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं लखनऊ घूमना चाहती हूँ, क्यों ना आज रात को लखनऊ में ही ठहरते हैं और फिर कल वापस घर चलते हैं। लखनऊ में घूमने के लिए जब कहती है, प्रतीक भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर लखनऊ के ही हजरतगंज इलाके के एक होटल में डबल बेड का एक कमरा बुक कर लेता है और फिर उसी में सब ठहरते हैं। इधर आयुष को पहले से मालूम था कि खाना खाने के बाद प्रतीक शराब की डिमांड जरूर करेगा। होता भी बिल्कुल वैसे ही है। जब सब के सब खाना खा लेते हैं, प्रतीक शराब की डिमांड करता है। प्रतीक जब शराब मांगता है, आयुष अपने पास से उसी बोतल को निकालता है और फिर खुद अपने ही हाथों से पैक बनाता है और बना करके प्रतीक को दे देता है। प्रतीक जैसे ही उस शराब को पीता है, 1 ही घंटे के बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाता है और जब कुछ मिनट का समय गुजरता है, होटल के कमरे के अंदर ही प्रतीक की मौत हो जाती है। प्रतीक की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से आयुष और नेहा
अपना नाटक करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सबसे पहले होटल के मैनेजर को फ़ोन करके बुलाते हैं और साथ ही साथ एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस जब आती है तो उसी एम्बुलेंस में प्रतीक को लेकर के इलाके के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। पर डॉक्टर जब प्रतीक को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि प्रतीक की मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी थाने में दे देते हैं। पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है और नेहा आयुष से जब पूछताछ करती है तो नेहा कहती है कि दरअसल मरने वाले की मैं पत्नी हूं और आयुष उनका छोटा भाई है। दरअसल मेरे पति की शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब अगले दिन पोस्टमार्टम हो जाती है, डेड बॉडी आयुष और नेहा के हवाले कर देती है। उसके बाद से नेहा अपने पति की डेड बॉडी को लेकर अपने घर पे नहीं आती है, बल्कि वहीं पे पति की अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद से अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर के अपने ससुराल में आ जाती है। वहाँ से आयुष प्रतीक की गाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन नेहा जब अपने घर पे आती है तो अपने पति का मोबाइल भी अपने साथ ही लेकर के आती है। जब अपने ससुराल में पहुंचती है और जब इधर पुनीत अपने बेटे को नहीं देखते हैं, अपनी बहू से पूछते हैं। इस पे नेहा अपने ससुर से झूठ बोल देती है कि दरअसल उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और जब गाड़ी ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में घर वापस आ जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद भी प्रतीक जब अपने घर पे नहीं आता है, आखिरकार पुनीत अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करते हैं। रिंग तो जाती है लेकिन वो मोबाइल नेहा के पास ही मौजूद था। नेहा जब देखती है कि उसके ससुर बार बार प्रतीक के नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं, नेहा को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं सारा राज ना खुल जाए। इसीलिए नेहा अब अपने आप को बचाने के लिए प्रतीक के ही मोबाइल से खुद पुनीत के नंबर पर मैसेज करती है और वही मैसेज अपने भी मोबाइल पे भेज देती है। इससे पहले कि राज खुल पाता, 16 मार्च 2024 को अपने षड्यंत्र के तहत नेहा अपने ससुर से झूठ बोलती है कि दरअसल दोनों बच्चों की तबीयत खराब है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जब नेहा को अनुमति मिल जाती है, उसके बाद से नेहा आयुष के नंबर पर फ़ोन करती है और फिर उसे अपने बताए हुए जगह पर बुलाती है। 16 मार्च को सुबह सुबह नेहा जब अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकलती है, रास्ते में जाकर आयुष से मुलाकात करती है। उसके बाद से आयुष नेहा और उसके दोनों बच्चों को लेकर के राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर में चला जाता है और फिर वहीं पे दोनों एक किराए का कमरा लेकर एक साथ ही रहने लगते हैं। वाकई में नेहा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए अपने टीम के साथ लखनऊ में जब जाती है और जब वहाँ के थाने की पुलिस से पूछताछ करती है तो पुलिस भी सारी फाइल खोल करके दिखा देती है कि वाकई में प्रतीक की मौत हो चुकी है और उसकी अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि पुलिस जब लखनऊ थाने की पुलिस से कहती है कि प्रतीक की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी पत्नी और आशिक ने दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या की थी, इस पे पुलिस भी अब जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा ही नहीं हो पाया कि आखिरकार प्रतीक की मौत कैसे हुई थी। जब सारा केस ओपन हो जाता है उसके बाद से पुलिस आयुष के साथ साथ नेहा को भी गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल प्रतीक के दोनों बच्चे जो अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अंशुल साहू। अंशुल साहू जो नवाबगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जो रायपुर चंडीगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं जयपाल सिंह देसवाल। जयपाल सिंह देसवाल जो झज्जर हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद आमीन गुज्जर। मोहम्मद आमीन गुज्जर जो फैसलाबाद पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।